नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज जो है मूवमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ जो है, पहले तो मैं आपको बताऊँगा मूवमेंट होता क्या है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना। उसके बाद एक थ्योरम है, इसको हम वैरिएंस थ्योरम कहते हैं, या इसी को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स। पिछले जो वीडियो मैंने आपको भी वो फोर्स के बारे में बताया था, फोर्स के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। तो फोर्स इज ए टाइप ऑफ पुश या पुल, और इसके लिए जो है मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी कि फोर्स के लिए क्या होता है। फोर्स के लिए पहले तो मैंने आपको बताया था डायरेक्शन, उसके बाद जो है मैग्नीट्यूड, उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन, उसके बाद पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी फोर्स को डिफाइन करने की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको मूवमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मूवमेंट क्या होता है? तो मूवमेंट जो है, मूवमेंट के लिए आपको एक फोर्स दिया होना चाहिए। ठीक है, और मूवमेंट के लिए किसी एक पॉइंट हमेशा ये क्या बताता है, ये रोटेशनल इफेक्ट को बताता है कि जो है उस फोर्स के कारण जो है बॉडी जो है किस तरह से मूव कर रही है, रोटेट कर रही है ना, या रोटेशन करने की कोशिश कर रही है ना, उस पॉइंट के अबाउट। तो हमें जो है इसके लिए एक पॉइंट दिया होना चाहिए, है ना, और ये क्या बताता है, हमें रोटेशनल इफेक्ट को बताएगा। तो मूवमेंट हमेशा हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट के लिए एक फोर्स दिया होना चाहिए, इसीलिए हम उसको हमेशा क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है। अब इस चीज़ को जो है और जो है डिटेल में समझते हैं कि इसको समझने के लिए मैंने एक बॉडी बनाया है इस तरीके से, फॉर्म बॉडी है। एक मैंने इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया है, देखिए ये क्या है, एक फोर्स मैंने लगाया F। ठीक है, अब जो है इस फोर्स के कारण जो है हम 1, 2 और 3 ये 3 पॉइंट हमने ले लिए। इन तीनों के अबाउट मूवमेंट जो है हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट 1 जो है, इसका जो है इस फोर्स, ये क्या है, ये फोर्स का जो है ये डायरेक्शन है, और ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, ये फोर्स का जो है डायरेक्शन है, और ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। तो अब हमें 1 पॉइंट के अबाउट, हमें किसी पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो 1 पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मूवमेंट एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स किस फोर्स के कारण निकालना है, हमें इस फोर्स के कारण निकालना है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कौन सा होना चाहिए, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है, d1। तो इसको हम क्या लिख देंगे, F इंटू d1। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज m1। m1 क्या है, मूवमेंट अबाउट पॉइंट 1। ऐसे ही मूवमेंट अबाउट पॉइंट 2, ये दूसरा पॉइंट है, तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 है। तो इसी फोर्स के कारण, F के कारण जो है मूवमेंट कितना हो जाएगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स, कितना हो जाएगा, F इंटू d2। तीसरा पॉइंट मैंने यही ले लिया, इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे एक तीसरा पॉइंट मैंने ले लिया, जो कहाँ लाई कर रहा है, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे ही लाई कर रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये m3 कितना हो जाएगा, 0। मतलब कहने का ये है, अगर हम मूवमेंट ऑफ फोर्स ऐसे पॉइंट के अबाउट निकालते हैं जो पॉइंट उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे जो है लाई करता है, तो उसके कारण मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा 0? क्योंकि उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है तीनों की? ठीक है, अब जो है हम आगे बताते हैं कि मूवमेंट को जो है हमने बताया था रोटेशनल इफेक्ट को बताता है ना। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, रोटेशनल, किसी फोर्स के कारण जो रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है वो बताता है। तो यहाँ पे देखिए हम इफेक्ट को कैसे देखेंगे। तो इसके लिए जो है हमेशा रोटेशनल को हम जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं, है ना। और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, अब ये जो है, जो m1 मूवमेंट आया है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, m2 क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम जिस भी पॉइंट पे जो है के अबाउट मूवमेंट निकालना है, वहाँ पे हम खुद खड़े हो जाएंगे और इस फोर्स को देखेंगे जो है, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जैसे हम यहाँ खड़े हो गए, ठीक है, ये मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। अब ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में, तो इस मुझे जो है
इस तरीके से ये फोर्स जो है किस तरह से रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज। तो मूवमेंट जो है कैसा है, क्लॉकवाइज। मूवमेंट क्या आ जाएगा, m1 क्लॉकवाइज होता है। ऐसे ही 2 की बात करें तो 2 पे हम खड़े हो गए और फोर्स जो है क्या है, इधर से जा रहा है ना, दाएं से जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये हमें किस तरह से जो है रोटेट करेगा, किस तरीके से रोटेट करेगा, ये कैसा वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव। और इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। तो आपको ये पता चला कि मूवमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट होता है, फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, और ये कैसा होता है, रोटेशनल इफेक्ट को बताता है। इसके लिए रोटेशनल इफेक्ट या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी वो मैंने बता दी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जिस पॉइंट के अबाउट, एक चीज और है इसमें, जिस पॉइंट के अबाउट, ये सारे पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट सेंटर। उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट सेंटर। मतलब मूवमेंट सेंटर कौन कौन सा है, 1, 2 और 3 पॉइंट, ये क्या है, तीनों मूवमेंट ऑफ सेंटर। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 d2 और ये तो 0 है, तो d1 d2 इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट आर्म। तो ये सारी चीजें आपको जो है क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मूवमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें फोर्स दिया होना चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होना चाहिए। कभी कभी डिस्टेंस परपेंडिकुलर ना दे होते, इंक्लाइन दी होती है, और जो है कोई एंगल पे दिया होता है तो हम उस एंगल पे जो है रेस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स की जो है यूनिट क्या होती है, तो आपको बताया गया अभी कि मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो अगर फोर्स न्यूटन में है और जो है डिस्टेंस मीटर है तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। अगर फोर्स जो है किलो न्यूटन में है, डिस्टेंस मीटर में है तो किलो न्यूटन मीटर। अगर फोर्स न्यूटन में है, डिस्टेंस मिलीमीटर है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मिलीमीटर। तो इस टाइप से हम मूवमेंट फोर्स की यूनिट भी हम लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका फोर्स और जो है डिस्टेंस जो है किस यूनिट में दी गई है। अब नेक्स्ट जो है इसी मूवमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जिसको आप वेरिगन्स थ्योरम कहते हैं। तो अभी हम वेरिगन्स थ्योरम के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके लिए जो है वेरिगन्स थ्योरम जो है कोई फ्रेंच मैथमेटिशियन है, उसी के नाम पे है, जिसका नाम वेरिगन्स था। उसी ने जो है इस थ्योरम को बताया था। और उनका जो है जर्नी डेट जो है ईयर है क्या है, 1654 टू 1722, मतलब इस दौरान ये थे। तो उस टाइम इन्होंने जो है ये रिसर्च करके ये चीज़ जो है वेरिगन्स थ्योरम को बताया था। तो उन्हीं के नाम पे जो है ये इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिगन्स थ्योरम। और ये क्या बताता है, ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बारे में बताता है। तो ये कहता क्या है, स्टेटमेंट देख सकते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि द अलजेब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट्स, द अलजेब्राइक sum of the moments of a system of coplanar force about a moment center अभी मैंने आपको बताया, about a moment center in their plane is equal to the moment of their resultant force about the same moment center। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने अंडरलाइन की है जिसका आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि अलजेब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्स। अभी आपने जो है यहाँ पे देखा केवल एक फोर्स लग रहा था, उसके कारण आपने मूवमेंट निकालना देखा। अब क्या कह रहा है, सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, ऐसा फोर्स जो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, एक ही प्लेन में लग रहा है ना, उसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्लानर फोर्स। और इस बहुत सारे जब फोर्स लगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम, फोर्स सिस्टम। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लानर फोर्स सिस्टम। इसका मतलब समझ में आ गया ना, मूवमेंट आपको समझ में आता है। अलजेब्राइक का क्या मतलब, अलजेब्राइक का मतलब है समेशन विद साइन, है ना। हम सारे फोर्सेस या जो है मूवमेंट को हम ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए जो है बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, है ना, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं इस तरीके से, है ना, और कोई पॉइंट है ये पार्टिकल, है ना। तो इस सारे मूवमेंट्स को हम समेशन करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक समेशन। ऐसे तो मूवमेंट हम मान लीजिए जो है m1 m2 इस तरीके से मैंने सम कर दिया, बट ये समेशन हमें कैसे करना है, डायरेक्शन को देखते हुए करना है। मतलब हमने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज
मूवमेंट को हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। कैसे देखेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद खड़े हो जाइए और आपको पता चल जाएगा कि मूवमेंट बहुत ही सिंपल है। मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये m1 क्लॉकवाइज है, m2 एंटी, तो इसको माइनस कर देंगे, ये अगर क्लॉकवाइज तो इसको प्लस कर देंगे। तो इस टाइप से जब हम समेशन करते हैं, ऐड करते हैं सारे मूवमेंट्स को, इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक सम। क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक समेशन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि अलजेब्राइक समेशन क्या होता है। ठीक है, मूवमेंट सेंटर आपको पता है, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हम पता करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट सेंटर। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स किसी भी दो, रिजल्टेंट का मतलब है जोड़ना, किन्हीं दो फोर्स का जो है हम इफेक्ट निकाल लें और एक सिंगल फोर्स लगा दें, तो उसको हम सिंगल फोर्स क्या बोलेंगे, उन दोनों का मैं रिजल्टेंट बोलूँगा। तो ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया। सेम मूवमेंट सेंटर, ये आपको पता है, उसी में मूवमेंट सेंटर पे है। तो इसका जो है स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं, द अलजेब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस about a movement center in their plane is equal to the movement of their resultant force about the same center। इसका मतलब है, इसका मतलब जो है, मैं आपको और एक छोटा सा एग्जांपल में देता हूँ। ये एक फोर्स सिस्टम है, अभी इसको आप भूल जाइए। ये जो है बी पॉइंट है, जिसपे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है 100/√2 न्यूटन का, एक 100/√2 न्यूटन का ऊपर लग रहा है। ठीक है, अब आपको जो है ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है। तो ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हमने लिख दिया एक फार्मूला, ma = F1d1 + F2d2, जहाँ F1 का है पहला फोर्स, F2 क्या है, दूसरा फोर्स। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट मान लिया ये r है, तो इसके अबाउट मूवमेंट, r के कारण मूवमेंट ए पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा, r × d, जहाँ d क्या है, डिस्टेंस। अब इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें मान लीजिए ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है। ठीक है, ए क्या है, मूवमेंट सेंटर है, जिसके अबाउट मूवमेंट निकालना है। तो हमने क्या लिखा, ma। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, अब देख रहे हैं दो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। ठीक है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। इसका डिस्टेंस 500, ये भी 500 है। यहाँ से हम मूवमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम खड़े हो जाएं, तो ये फोर्स देखिए ध्यान से, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो ये फोर्स क्या है, क्लॉकवाइज घुमाएगा, आपको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, है ना। यहाँ पे आप खड़े हो जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो पॉजिटिव मैंने लगाया, और फोर्स की वैल्यू क्या है, 100/√2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस सेंटर से लाइन ऑफ एक्शन का ये वाला डिस्टेंस कितना लिया है, 500। तो ये मैंने लिख लिया, और ये क्या है, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट दूसरा फोर्स ये है 100/√2, ये भी है, और ये कैसा है, ये ऊपर की तरफ है, मतलब आप यहाँ खड़े हैं तो ये आपको फोर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। तो अलजेब्राइक सम करेंगे, करते समय हम क्या करेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे, -100/√2 अपॉन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 500। अब दोनों देखिए ध्यान से, तो दोनों इक्वल है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों फोर्स के कारण 0 हो जाएगा। अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट पहले पता करते हैं, है ना। जो ये कह रहा है, अभी तो हमने ये बता दिया, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्स। ये दोनों फोर्स कैसा था, एक ही प्लेन में लग रहा था, दो फोर्स लग रहे हैं, इसको फोर्स सिस्टम बोलेंगे, कोप्लानर फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब सेंटर कौन सा है, ए, मूवमेंट सेंटर ए है, इसके अबाउट हम मूवमेंट निकाल रहे हैं। इसके अबाउट मूवमेंट निकाल, इन फोर्स सिस्टम का मैंने मूवमेंट निकाल लिया, कितना आया, 0। अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट पहले निकालते हैं। रिजल्टेंट के लिए कि लास्ट वीडियो में मैंने जो है पैरेललोग्राम से जो है फार्मूला बताया था ये। ठीक है, इस फार्मूले से जो है ये दोनों फोर्स देखिए, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ से जो है रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, F1 F2 की वैल्यू रखेंगे 100/√2 स्क्वायर करके, तो R कितना हो जाएगा, 100, है ना। तो R ये कितना है, 100। अब रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, मतलब इन दोनों फोर्स को घटाते हैं, इन दोनों के जो इफेक्ट आ रहा है वही जो है ये इसके कारण भी आएगा। अब इस पॉइंट के अबाउट हम जो है निकालने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये रिजल्टेंट जो लाइन ऑफ एक्शन इसका, ये भी 45, ये भी 45, लाइन ऑफ एक्शन जो है ए से पास हो रहा है। तो ये कैसा केस हो गया, ये वाला केस हो गया कि अगर कोई पॉइंट उसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहा है, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, ma = रिजल्टेंट इंटू डी। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, r की वैल्यू 100, तो ma की वैल्यू 0 है। मतलब जो सारे फोर्स के कारण मूवमेंट आ रहा था,
वो और जो रिजल्टेंट फोर्स के कारण मूवमेंट आया है वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही क्या कहता है, वेर्ग्नेस थ्योरम कहता है। कि तो आई होप कि जो है आपको वेर्ग्नेस थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका बहुत एप्लीकेशन है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका यूज़ हम लोग आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे। अभी एक क्वेश्चन में आपको कैसे वेर्ग्नेस थ्योरम अप्लाई होता है वो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने जो है आपको आपके सामने लिखा है, एक फिगर बना हुआ है ना। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट विल बी दी y intercept of the 5000 Newton force if its movement about A is 8000 Newton meter in the given figure। मतलब इस फिगर में ये कहा जा रहा है कि ये 5000 फोर्स के कारण जो है, जो फोर्स लग रहा है 5000 न्यूटन का, यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, ठीक है। उसके कारण जो मूवमेंट आ रहा है अबाउट पॉइंट ए, ये कितना है, मतलब AMA ये कितना दिया है 8000 न्यूटन मीटर। ये किसके कारण है, रिजल्टेंट है, इसके कारण है 5000 न्यूटन, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ इट्स मूवमेंट, ठीक है। तो क्या आपको पता करना है, वाई इंटरसेप्ट पता करना है, मतलब ये आपको डिस्टेंस पता करना है, ये कितना है ये पता करना है। कैसे पता करेंगे, इसके लिए अभी आपने जो है देखा वेर्ग्नेस थ्योरम। वेर्ग्नेस थ्योरम क्या था कि रिजल्टेंट फोर्स का जो मूवमेंट होता है वही बराबर है सारे फोर्स के मूवमेंट के बराबर। अलजेब्राइक सम ऑफ, क्या स्टेटमेंट था, अलजेब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट of the all the forces about a center, movement center should be equal to the movement of the resultant about that movement center, ठीक है। तो यहाँ मूवमेंट सेंटर कौन सा है, ए है, ए पॉइंट है, ए के अबाउट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो ये पहले हम क्या करेंगे, ये हमें थीटा एंगल निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें दिया क्या गया है, ये एक इस टाइप से दिया गया है, ट्रायंगल दिया है ना। इसमें ये वैल्यू है 3 और ये वैल्यू है 4, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 4 और ये वाला डिस्टेंस कितना है 3। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया इस ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल ध्यान ऐसा है, ये 4 है, ये 3 है, ये थीटा है। तो यहाँ से कैसे हम थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, और 3/4 है तो 3/4 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3/4। तो यहाँ पे हम साइन थीटा भी जो है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, अब ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हाइपोटेन्यूज है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा यहाँ से, ये कैसे हमने लिखा, ये कैसे लिखा, देखिए 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 25। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √25, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये कितना हो गया 5। तो यहाँ से साइन थीटा लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 3/5। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो 3/5 कैसे हो गया, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमने लिख लिया। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पहले थीटा की वैल्यू जो है किस तरह से साइन थीटा और कॉस थीटा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इसका जो है अलग अलग कंपोनेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो है अगर इसको हम कंपोनेंट करें, दो पार्ट में तोड़ें, मतलब रिजॉल्व करें, रेजोल्यूशन मतलब कंपोनेंट करना, तोड़ना है, तो एक फोर्स जो है, हाँ इसके लिए जो है हमें कंपोनेंट करने के लिए या तो यहाँ पे करना पड़ेगा या यहाँ, हमें एक पॉइंट के अबाउट हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम इस फोर्स को क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, है ना, मतलब हम फोर्स के जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट कहाँ होना चाहिए, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस फोर्स को जो है यहाँ पे जो है दिखा दिया ऐसे। सेम जो है इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक px और एक py। px क्या हो जाएगा, px आपका हो जाएगा 5000 cos थीटा, 5000 cos थीटा, ये बराबर हो जाएगा 5000 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है 4/5, तो ये कितना हो जाएगा, यदि ये कट गया तो कितना हो जाएगा 4000। ऐसे ही py हम कैलकुलेट कर सकते हैं, py कितना हो जाएगा 5000 साइन थीटा, तो 5000 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू जो है
कितनी है ये हमने निकाल के रखा है 3/5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। ठीक है, ये पी वाई की वैल्यू हो गई और ये पी एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक, अब हम पॉइंट ए के अबाउट हम वेरिएंस थ्योरम लगाते हैं। तो अप्लाइंग वेरिएंस थ्योरम अबाउट ए पॉइंट के अबाउट हम वेरिएंस थ्योरम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, जो दो इस पॉइंट के अबाउट दो फोर्स लगे है ना, इन दोनों फोर्स के कारण जो मूवमेंट कितना हो जाएगा वो देख लीजिए। आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, अलजेब्राइक सम करेंगे है ना, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, ये फोर्स आपको क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो पी एक्स इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना है y। फिर दूसरा फोर्स कौन सा है पी वाई, इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना होगा 0, क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास है। ठीक है, इज इक्वल टू रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा 5000, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा 5000, और कह रहा है कि 5000 के कारण जो मूवमेंट आया है वो कितना आया है 8000, तो कितना दिया है ये 8000। अब देखिए बहुत ही सिंपल, अब px की वैल्यू आपने कितना निकाला है 4000, इसकी वैल्यू 4000 लिख दिया, y की वैल्यू कितना है 3000 है ना, इसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 8000 अपॉन 4000, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम कट कर दें तो कितना हो जाएगा 2, मतलब y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो गई 2 मीटर। मीटर में क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट कितना दिया न्यूटन में दिया, इसीलिए डिस्टेंस को हमने मीटर में कंसीडर किया है। तो ये अब एक छोटा सा प्रॉब्लम था जो कि जो है वेरिएंस थ्योरम पे बेस्ड था, तो इसको मैंने किस तरह से किया है ना, हमें क्या निकालना था y है ना, हमें एक फोर्स के कारण जो है मूवमेंट दिया हुआ था कितना आ रहा है, मैंने क्या किया उस फोर्स को दो पार्ट में मैंने तोड़ लिया है ना, पी एक्स और पी वाई, उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, कैसे निकाल ली, इसके लिए हमें थीटा दिया था, हमने इस तरह से निकालते हुए हमने वेरिएंस थ्योरम बाद में लगाया, वेरिएंस थ्योरम जैसे ही अप्लाई किया y उसमें अननोन आया और वो y जो है सॉल्व होके आ गया। तो आई होप कि जो है आपको जो है ये वीडियो जो है क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कपल। तो कपल आप लोगों ने सुना होगा, कपल मतलब पेयर है ना, तो इसका स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। Two parallel forces equal in magnitude and opposite in two parallel force equal in magnitude and opposite in direction and separated by a definite distance are said to be a form a couple। मतलब कपल क्या होता है, कपल के लिए जो है बताया जा रहा है कि दो पैरेलल फोर्स होने चाहिए, दूसरा कंडीशन अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। भाई इक्वल कब होगा, जब दोनों का जो है मैग्नीट्यूड जो है सेम होगा, तो उस केस में इक्वल हमने बोल दिया, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन उनका क्या होना चाहिए होना चाहिए, और वो कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। जैसे इस फिगर में आपको बताया गया दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है ना, सेपरेटेड एट डेफिनेट डिस्टेंस डी है। तो ये क्या बोलेंगे कि ये जो है दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, कपल को फॉर्म कर रहे हैं, है ना, कपल को फॉर्म कर रहे हैं। अब जब कपल को फॉर्म कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है, तो कपल का इफेक्ट भी रोटेशनल इफेक्ट होता है ना। ट्रांसलेटरी इफेक्ट जो कपल का क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि आप मान लीजिए जो है देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक फोर्स लगा है एक फोर्स, ये दो अपोजिट फोर्स है ना, तो क्या होगा, मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है जिससे फोर्स लग रहा है, तो ये जो है एक इधर जा रहा है एक इधर, तो ये क्या है, इसको किसी पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करना चाहेगा है ना। तो क्या है इसका इफेक्ट, केवल रोटेशनल इफेक्ट है ना। तो आगे देखते हैं इसको समझने के लिए, ये मैंने फिगर बनाया आपको, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। दोनों केस में जो है मैंने आपको जो है यहाँ पे दो फोर्स बनाया इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे दोनों के बीच के डिस्टेंस d है, सारे केस में जो है डिस्टेंस क्या है d है। अब मैं जो है हर एक पॉइंट पे कपल जो है हर एक पॉइंट पे मैं मूवमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो
हमने पहला जो है पॉइंट लिया 1, दूसरा पॉइंट लिया 2 और तीसरा पॉइंट लिया 3rd पॉइंट, है ना। तो मैं मूवमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 पॉइंट के अबाउट मूवमेंट क्या हो जाएगा, m1 मैंने लिखा क्या है m1 क्या हो जाएगा। अब m1 निकालने के लिए मैंने आपको मूवमेंट निकालने के लिए इसके प्रीवियस जो है इसके पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है ना। तो m1 क्या हो जाएगा, m1 के लिए यहाँ आप खड़े हो जाइए, ये फोर्स आपको किस डायरेक्शन में जो है घुमाएगा, किस डायरेक्शन रोटेटिव क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा P इंटू D1, है ना। और फिर जो है ये वाला फोर्स किधर जाएगा, ये वाला फोर्स आपको क्लॉकवाइज और ये वाला फोर्स ये भी क्लॉकवाइज, तो प्लस P इंटू D2, तो यहाँ से P D1 प्लस D2 और ये बराबर हम क्या लिख सकते हैं P इंटू D। 1 के अबाउट मूवमेंट कितना हो जाएगा P इंटू, मतलब एक फोर्स ले लिया और उसको दोनों फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मूवमेंट मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे दूसरी फिगर में मूवमेंट एट पॉइंट 2 यहाँ पे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से देखिए P के कारण आएगा क्लॉकवाइज, तो हम क्या लिख सकते हैं P इंटू ये डिस्टेंस कितना है D3, ठीक है। दूसरा फोर्स क्या है ये P, अब यहाँ पे आप खड़े हैं तो इसके कारण मूवमेंट क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो माइनस P इंटू कितना हो जाएगा D4, तो ये कितना हो जाएगा P इंटू D3 माइनस D4, ये D3 है और ये D4 है, इतने डिस्टेंस में से इतना माइनस कर दिया तो कितना बचेगा D बचेगा। ऐसे ही M3 अगर निकालें हम 3 पॉइंट पे मूवमेंट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये भी P है ये भी P है ना, इसके कारण मूवमेंट क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज होगा। P इंटू कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस D6, इसके कारण क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज माइनस P इंटू D5, ये डिस्टेंस कितना है D5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा P D6 माइनस D5 और इसकी वैल्यू क्या है D। तो किसी भी पॉइंट की जो है निकाले मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, ठीक है। तो इससे जो है ये हमें पता चल रहा है कि किस तरह से हम जो है कपल देख सकते हैं। तो कपल के लिए 2 पेयर फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि कपल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट। कपल को डिफाइन करने के लिए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, अपोजिट क्यों कहा गया, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए इसलिए है। ये क्या करता है ट्रांसलेटरी जो इफेक्ट है वो जो है कपल के कारण क्या होता है 0 होता है, कपल के कारण केवल जो है रोटेशनल इफेक्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है रोटेशनल इफेक्ट या मूवमेंट ऑफ ए कपल इज कांस्टेंट। जैसे हमने देखा 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के तीनों पॉइंट पे जो है जो मूवमेंट है वो उसकी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या है फोर्स इनटू दोनों जो है जो अपोजिट फोर्स है उनके बीच का डिस्टेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे जो है हम बताएंगे।